चलिए आज हम पढ़ेंगे हमारा ग्रामर का एक चैप्टर संधि, जो आप 7th में भी सीखे थे, मैंने ही सिखाया था, और हिंदी में भी आप सीखे होंगे। आप तीन ही लोग हो तो मैं आप तीनों को अनम्यूट कर देता हूं ताकि आप हम बात कर सके। जिसको नहीं आना वो कोई बात नहीं, हम अपना शुरू रखेंगे। तो देखो यहां पर लिखा है कि संधि किसे कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों की समीपता किसे कहते हैं? दो वर्णों की अत्यंत समीपता। क्या ये कहते हैं? दो वर्णों की अत्यंत समीपता, यानी कि नजदीक होने के कारण जो शब्दों परिवर्तन आता है उनको कहते हैं संधि। यानी कि जब दो वर्ण एक दूसरे के पास हो, अब ठीक से आ रही है आवाज? चलिए, यहां पर कहते हैं कि जो दो वर्ण यानी कि दो अक्षर, वर्ण यानी कि अक्षर समझ लो, कि एक दूसरे के एकदम पास हो और उसके कारण जो उन दोनों में परिवर्तन आए, बदलाव आए, उसी को कहते हैं संधि। यहां केवल हम स्वर संधि का परिचय दिया जाता, यानी कि इस साल हम केवल और केवल स्वर संधि ही सीखेंगे, दूसरी कोई संधि सीखेंगे नहीं। तो इसमें कहा गया स्वर संधि किसे कहते हैं कि दो स्वरों के मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि दो स्वर एक दूसरे के साथ हो और उसके कारण उन दोनों में जो परिवर्तन आता है, इसीलिए उसे कहते हैं स्वर संधि। यानी कि दोनों, जैसे कि मानो कि शब्द हो, यहां पर देखो लिखा है परम, तो म अंतिम शब्द है। परम शब्द के अंतिम अक्षर कौन सा है? म। तो म के अंदर अंतिम स्वर क्या है? अ। परम हम अ बोलते हैं, और उसके बाद शब्द क्या आया? आनंद, तो आ आया। तो अ और आ के बाद यानी कि दोनों एक दूसरे के आस पास आए, नजदीक आए, तो उसके कारण जो परिवर्तन आए उसी को कहते हैं स्वर संधि। यानी कि जब दो स्वर एक दूसरे के आसपास हो तो उसके कारण जो बदलाव आता है तो उसी को कहते हैं स्वर संधि। समझ में आया होगा? तो पहले हम सीखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यानी कि क्या? तो दीर्घ संधि यानी कि जब दो एक जैसे स्वर, एक जैसे स्वर, जैसे कि हमारे 13 स्वर है, संस्कृत भाषा में कितने स्वर है? 13 स्वर। एमा उसमें दो दो शब्दों की जोड़ है, दो दो शब्द एक जैसे है, ऐसी 5 जोड़े हैं, 6 जोड़े हैं। कौन कौन सी? तो पहले अ और आ, ये दोनों एक जैसे माना जाता है। अ ह्रस्व स्वर माना जाता है और आ उसका दीर्घ स्वर माना जाता है। फिर ई और दीर्घ ई, ये दोनों एक जैसे माने जाते हैं, और ह्रस्व ई ह्रस्व और बड़ी ई दीर्घ। फिर ऊ और ऊ, तो पहला वाला ऊ ह्रस्व है, दूसरा वाला ऊ दीर्घ है, दोनों एक जैसे ही बोले जाते हैं। फिर आगे होता है ए और ऐ, ये दोनों भी एक जैसे माना जाता है। पहला वाला ह्रस्व और ऐ वाला, जैसे कि ये वाला आपको समझ में आए इसलिए लिखता हूं, ये वाला ए ह्रस्व माना जाता है और ये वाला ए दीर्घ माना जाता है। ये हुआ। फिर होता है ओ, ये ओ ह्रस्व है और दूसरा ओ दीर्घ है, तो वो याद रखना। तो ये होती है अलग अलग जोड़, कितनी? और आ एक, ई वाला दूसरा, ऊ वाला तीसरा, ए और ऐ
चौथा और ओ पांचवा, ये 5 जोड़े यानी कि 10 अक्षर, ये सारे स्वर है, स्वर ह्रस्व और दीर्घ की जोड़ में। तो इन्हीं शब्दों की जो संधि बनती है उसी को कहेंगे हम दीर्घ संधि। ओके, तो चलिए अब हम सीखते हैं स्वर संधि के 3 नियम। दीर्घ संधि के कौन कौन से नियम? कि जब अ और अ के बाद, अ और अ के बाद, यहां पर लिखा है देखो, अ और आ प्लस अ और आ, तो क्या होता है? आ। यानी कि जब पहले अ आएगा और दूसरे भी पीछे भी अ आएगा, या फिर पहले आ आएगा या फिर पीछे भी आ आएगा, इन दोनों हिसाब में स्वर क्या बनेगा? आ। या फिर अब ये समझ लो पहले अ आया या पीछे आ, या फिर पहले आया और या पीछे अ। सिंपल तरीके से ये समझ लो, यहां पर मैं लिख के देता हूं, आप समझो इस तरह से, अ प्लस अ, अ प्लस आ प्लस अ, आ प्लस आ। देखो ये 4 तरह से, अगर अ के बाद अ आया तो भी आ होगा, अगर अ के बाद आ आया तो भी क्या होगा? आ। अगर आ के बाद अ आया तो भी होगा आ, और दोनों तरफ जब आ आए तो भी होगा आ। ये चारों नियम में हमेशा स्वर क्या बनेगा? आ। तो वो याद रखना। जैसे कि यहां पर लिखा है कि परम प्लस आनंद, पहला एग्जांपल क्या दिया गया है? परम। तो म के अंदर कौन सा स्वर है? यहां पर लिखता हूं मैं, क्या स्वर है? अ। और उसके पीछे क्या स्वर आया? आ। तो ये जो पीछे वाला आ है वो इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आ, और ये निकल जाएगा। तो इसलिए शब्द क्या बना? परमा, परमानंद, परमानंद। तो इस तरह से शब्द बनता है। तो हमेशा ये बात याद रखना कि पीछे वाला जो शब्द होता है, यानी कि प्लस के पीछे, इसके पीछे यहां पर जो शब्द होता है ना वो आगे मिलता है, आगे वाला शब्द कभी पीछे जाता नहीं। तो वो याद रखना। जैसे कि आप सिंपल तरीके से समझो, इंजन के साथ डिब्बे होते हैं, इंजन को डिब्बे की जरूरत होती नहीं है, इंजन अपने आप भी चल सकता है। तो ये पीछे वाला शब्द आगे जुड़ेगा, वो आगे वाला शब्द यहां जुड़ेगा, वो याद रखना। हमेशा पीछे वाले शब्द निकल जाएगा और आगे वाले शब्द में ही बदलाव होगा, तो वो याद रखना। अब दूसरा एग्जांपल यहां पर दिया गया है, विद्या प्लस अर्थी। तो यहां पर इस तरह से पहले क्या आया? आ, और उसके पीछे क्या आया? अ। तो आ के बाद अगर अ आता है तो शब्द मिल जाएगा विद्या, वो अ मिल जाएगा और अ निकल जाएगा, ये वाला अ निकल जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। क्या बनेगा? विद्यार्थी। सिंपल तरीके से समझो कि प्लस के बाद वाला जो अक्षर है वो आगे जुड़ जाएगा और वो निकल जाएगा, वो फिर वहां रहेगा नहीं, और उसके बाद के जो अक्षर है वो रहेंगे। हमेशा कुछ स्टूडेंट ऐसे मुझे कहते हैं कि सर संधि बहुत बड़ी है। देखो संधि कभी बड़ी होती नहीं है, संधि 2 अक्षर की होती है। कौन कौन से अक्षर? तो क्या देखो, प्लस के आगे वाला अक्षर और प्लस के पीछे वाला अक्षर। दूसरे किसी भी शब्द में कोई भी बदलाव आएगा नहीं, कभी भी नहीं। यहां पर देखो ये संधि है तो पर, वो प्लस के आगे नहीं है, तो पर शब्द ऐसे रहा, और ये वाला नंद, तो ये शब्द भी प्लस के पीछे, बहुत पीछे।
तो उस शब्द में कोई बदलाव आएगा नहीं। आए कहां पर? म और आ में। तो म के अंदर अ है और उसके बाद आया आ, तो उसमें बदलाव आया, उस और किसी में कुछ बदलाव होगा नहीं। आगे शब्द है विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय, तो दोनों तरफ आ है, प्लस के आगे भी आ है और प्लस के पीछे भी आ है, इसलिए शब्द बना विद्यालय। क्या शब्द बना? विद्यालय। जैसे कि पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तक प्लस अब क्या कहते हैं? पुस्तकालय। भोजन प्लस आलय, तो हम क्या बोलेंगे? भोजनालय। देव प्लस आलय, तो हम क्या बोलेंगे? देवालय। हॉस्पिटल का संस्कृत में नाम है चिकित्सालय, तो चिकित्सा प्लस आलय, तो चिकित्सालय। तो वो याद रखना। फिर मानोगे एक शब्द, मानोगे यहां पर मैं देता हूं अपनी तरफ से, ऐसे शब्द हो अत्र, अत्र प्लस अस्ति, क्या शब्द बनेगा? तो अत्र, त्र के अंदर स्वर क्या है? अ, और ये वाला अ इसमें मिल जाएगा, तो शब्द ये बनेगा अत्रा, अत्रास्ति, शब्द ये बनेगा। याद रखना, और अ के बाद भी अगर आए तो होता है आ, तो वो याद रखो। सिंपल तरीके से एक नियम समझो, ये वाला मैथ्स में सीखते हो, एक मैथ्स का नियम। इसमें क्या होता है आपको पता है कि प्लस प्लस क्या होता है? हमेशा क्या होगा? प्लस ही होगा। माइनस माइनस हमेशा क्या होगा? प्लस ही होगा। तो एक जैसे स्वर जब एक साथ आए तो हमेशा प्लस में चलो, उसका बड़ा स्वर दीर्घ स्वर करो। इसी तरह हमेशा याद रखना, जब एक जैसे स्वर आएंगे तो उसका बड़ा स्वर, अ का बड़ा स्वर क्या है? आ, ई का बड़ा दीर्घ ई, ऊ का बड़ा दीर्घ ऊ, वो याद रखना। आगे कहते हैं ख में, देखिए कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र। तो जिस तरह से अ का नियम मैंने आपको बताया, ई का भी ऐसा ही नियम है। देखो यहां पर मैं लिखता हूं कि ई प्लस ई, ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई, और यहां पर लिख देता हूं बड़ी ई प्लस बड़ी। तो हर सब में जवाब यही बनेगा, बड़ी। अगर ई के बाद दूसरा कोई भी ई आए, छोटा हो या बड़ा, तो हमेशा उसका आंसर बड़ी ई में यानी कि दीर्घ ई में ही बनाना है। यानी कि ये वाली ई है जो पीछे होती है, वो आगे वाले ई में मिल जाएगी और बड़ा ई बनेगी। जैसे कि यहां पर लिखा है कवि, तो कवि देखो रस्व है, उसके अंदर क्या स्वर है? ये वाली ई छोटी, और उसके बाद ई आया, दूसरा भी ई छोटा ही है, लेकिन ये दोनों मिलकर कौन सी ई बनाएंगे? बड़ी। इसलिए वहां पर देखो कवि की कवि दीर्घ हो गया, कविंद्र, क्या बना? कविंद्र। यहां पर लिखा है प्रति प्लस इच्छा, शब्द क्या बना? प्रतीक्षा, क्या बना? प्रतीक्षा। फिर लिखा है मुनि प्लस ईशः, तो मुनीशः, शब्द क्या बना? मुनीशः। इस तरह से जैसे कि अब एक शब्द सोचिए, एग्जाम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? परीक्षा, परी प्लस इच्छा, तो शब्द क्या बनेगा? परीक्षा। तो परीक्षा इसलिए हम दीर्घ लिखते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं ना,
ये री ऐसा हो गया। परीक्षा शब्द क्या बना? परीक्षा। तो याद रखो, जब ई के बाद दूसरा ई आएगा, वो छोटा हो या बड़ा, वो हमेशा दीर्घ ई ही बनाएगा। तो वो बात आपको दिमाग में याद रखनी है। उसके बाद अब देखो, यहां पर तीसरा नियम बताया गया ग में, ऊ के बाद अगर ऊ आए तो इसी तरह से देखो आप, जैसे मैंने अ और आ का बताया, आपको ई का बताया कि ऊ के बाद अगर ऊ, छोटे ऊ के बाद बड़ा ऊ, बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ, या फिर दोनों तरफ बड़ा ऊ, तो वो याद रखना हमेशा ये स्वरी बनेगा बड़ा ऊ, कभी छोटा उसमें बनेगा नहीं। याद रखो, ऊ के बाद अगर कोई भी दूसरा ऊ आए तो उसको बना दो बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ। इसीलिए यहां पर देखो गुरु, तो र के अंदर कौन सा स्वर है? ऊ, बड़ा ऊ है। उसके बाद है उपदेश। तो दोनों एक साथ ऊ मिले तो देखो गुरुपदेश, बड़ा ऊ बना दिया, दोनों तरफ छोटा ऊ था तो पीछे बना दिया बड़ा ऊ, गुरुपदेश। भानु प्लस उदय, दोनों तरफ छोटा ऊ है तो पीछे उदय का ऊ भानु के अंदर मिला दो, भानुदय, भानुदय। साधु प्लस उत्तम, तो शब्द क्या बना? साधुतमः, साधुतमः। अब एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं, आप समझिए क्या होगा। सु प्लस उक्ति, क्या होगा? सु प्लस उक्ति, शब्द क्या बनेगा? सु, बड़ा ऊ कर दो, सुक्ति। तो ये शब्द बन जाएगा सु प्लस उक्ति, सूक्ति। तो वो हमेशा याद रखना कि एक ऊ दूसरे ऊ के साथ मिलेगा तो बड़ा ऊ बनाएगा। इसके कुछ और एग्जाम्पल में आपको जब ये लेक्चर खत्म होगा तो लिख के भेजूंगा इसके रूल्स के साथ। आगे रू प्लस रू या रू प्लस रू, यानी कि बड़ा वाला रू। देखो इसके एग्जाम्पल बहुत कम होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल इसमें भी ज्यादा दिए नहीं है। जैसे पितृ प्लस ऋणम, तो देखो पितृणम बड़ा रू है, जब इतना मुड़ा हो ना तो वो छोटा होता है। देखो इसमें बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता। देखो ये वाला, जब पहला वाला रू मिलेगा, ये वाला, ये छोटा है, ये बड़ा कहलाता है। तो ये वाला रू मिलेगा तो इस तरह से शब्द बनेगा पितृ। लेकिन पीछे वाला ये वाला रू मिलेगा तो इसको इस तरह से मोड़ा जाता है, दोनों बार इस तरह से कर दो, जैसे यहां पर मैंने किया पितृणम। तो वो याद रखो कि पितृ प्लस ऋणम, शब्द क्या बना? पितृणम। क्या बना? पितृणम। इसी तरह से मानो कि मैंने एग्जांपल देता हूं आपको एक, मातृ प्लस ऋणम, यहां पर लिख रहा हूं मातृ प्लस ऋणम। तो शब्द क्या बनेगा? मातृणम। ये वाला रू उसमें मिल जाएगा। तो ये चार उसके रूल्स है, किसके? दीर्घ संधि के। स्वर संधि का भी एक अंदर का प्रकार है दीर्घ संधि, और
दीर्घ संधि में 4 नियम होते हैं, तो वो आपको याद रखना है। ये चारों नियम आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। अब हम समझेंगे गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं? तो गुण संधि को किसे कहते हैं कि जब एक स्वर और दूसरा स्वर मिले और उससे दूसरा स्वर ही बने, स्वर ही दूसरा बन जाए, तो उसी को कहते हैं गुण। गुण संधि के 3 नियम है। कितने नियम? 3। दीर्घ संधि के 4 और गुण संधि के 3। तो पहला वाला नियम देखो, पहले वाले नियम में हम देखते हैं, ये वाला मानो के यहां पर नियम में लिख रहा हूं, अ, आ, फिर अ और फिर आ। कौन कौन से स्वर इसमें आएंगे? पहला नियम मैं बता रहा हूं आपको, अ के बाद ई, आ के बाद ई, अ के बाद बड़ा ई और आ के बाद बड़ा ई। यानी कि अ और आ के बाद अगर कोई भी ई आए, छोटा या बड़ा, सिंपल तरीके समझो, अ और आ के बाद अगर कोई भी ई आए, छोटा या बड़ा, तो उसकी जगह पर ये अक्षर बनेगा ए। क्या बनेगा? ए। ये वाला ए, यहां पर लिखता हूं मैं, ये वाला ए बन जाएगा। अ और आ के बाद अगर कोई दूसरा ई आए, वो छोटा हो या बड़ा, यानी कि ह्रस्व हो या दीर्घ, तो उसकी जगह पर ए स्वर बनेगा। कौन सा स्वर? ए। तो वो आपको याद रखना है। जैसे कि यहां पर लिखा है नर प्लस इंद्र। नर प्लस इंद्र, तो र के अंदर कौन सा स्वर है? अ। यहां पर अ आया और उसके पीछे आया ई, तो उन दोनों की जगह पर क्या स्वर बनेगा? ए। तो पहले ये अ निकाल देना है, अ निकल जाएगा। तो अ निकल जाएगा, एक सिंपल तरीका समझो कि कोई भी स्वर, कोई भी व्यंजन पूर्ण नहीं होता, तो र कैसा हो जाएगा? आधा। नर, र आधा हो जाएगा, और पीछे ए है, ई है, वो भी निकल जाएगा। तो यहां पर इंद्र वाला ई भी निकल गया, तो शब्द क्या रहा? यहां पर शब्द मैं बता रहा हूं, ऐसा हो गया, नर प्लस ये शब्द रहा, द्रह। अब इन दोनों की जगह पर, अ और ई की जगह पर क्या लगाना है? ए। तो अ के यहां पर अ निकल गया और ई, और इन दोनों की जगह पर शब्द क्या आया? ए। क्या आया? ए। तो लेकिन जब आगे कोई व्यंजन अधूरा होगा और पीछे स्वर आता है, तो वो उसमें मिल जाता है। आगे कोई व्यंजन अधूरा है, यानी कि हलंत है, और उसके पीछे अगर कोई स्वर है, तो वो उसमें मिल जाता है। तो इसीलिए ये ए यहां से निकल जाएगा और इसमें मिल जाएगा। इसमें यहां पर नरेंद्र शब्द क्या बना? नरेंद्र। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। जैसे कि रमा प्लस ईशः, रमा प्लस ईशः, तो रमा के अंदर कौन सा स्वर है? आ। ये वाला शब्द है आ, और पीछे आया ई, तो ये दोनों निकल जाएंगे। शब्द क्या बनेगा? ए। तो रमा में से आ निकल गया, तो शब्द क्या रहा? रम। ऐसा शब्द रहा रम। अब ये दोनों निकल गए, ए आया तो ए इसमें मिल जाएगा। तो शब्द क्या बना? रमे, और श इसके बाद है तो उसे मिला दो, रमेशः।
रमेश। किसी का नाम रमेश है तो उसे रमेश क्यों कहते हैं? रमा नाम की स्त्री कोई हो, उसका स्वामी, उसको कहते हैं रमेश। जैसे कि भगवान शिव का एक नाम है, क्या नाम है? मैं यहां पर लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। महा, महा यानी कि बड़ा, महा प्लस ईश यानी कि बड़ा स्वामी, सबसे बड़ा स्वामी। क्या होता है यहां पर? आप सबको दिमाग में आ गया होगा क्या होता है? तो शब्द बनता है महेश। भगवान शिव का एक नाम क्यों महेश कहा जाता है? क्योंकि वो सबसे बड़े ईश्वर है, इसीलिए। आगे कहते हैं, यहां पर लिखा है महा प्लस इंद्र, तो आ के बाद ई आया तो शब्द बना महेंद्र। आपको समझ में आया होगा। देव प्लस इंद्र तो देवेंद्र। अभी थोड़े समय पहले आपने फिल्म देखी थी ना, क्या शब्द आता है बाहुबली में? ये आता है महेंद्र। तो महा प्लस इंद्र उसे कहते हैं महेंद्र। उसके पिता का नाम क्या बताया था उसमें? अमर प्लस इंद्र। क्या बताया? तो शब्द क्या बना? अमरेंद्र। ये संधि से ही शब्द बना है। तो अमर प्लस इंद्र अमरेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र। तो इस तरह से ये शब्द बनते हैं। भारत में ज्यादातर नाम, पुरुषों के ज्यादातर नाम में आपको ये संधि मिल जाएगी। जैसे कि आपका, मैं टीचर संस्कृत का, मेरा नाम है जयेश, तो उसकी संधि क्या होती है? जया प्लस ईश। नाम का किसी का मीनिंग निकालना हो ना तो संधि आती हो तो आपको समझ में आ जाएगा। जया माता पार्वती का नाम है और ईश यानी कि स्वामी। तो जया का मीनिंग क्या हुआ, जयेश का मीनिंग क्या हुआ, आपको पता चल गया होगा। ये पार्वती का पति, इसको कहते हैं जयेश यानी कि शिव, शिव का एक नाम है। इसी तरह मानो कि किसी का नाम है सुरेश, तो सुर, सुर यानी कि जो संगीत का सुर है वो, और इस जो संगीत के देवता हो उसे कहते हैं सुरेश। आगे ख वाला, इसमें कौन सा नियम है? तो कि अ और आ के बाद, यानी कि अ, यहां पर मैं आपको नियम लिख के दे रहा हूं, आपको अगर नोट डाउन करना है तो कर लेना, मैं लिख के भी भेज दूंगा आपको। उसके बाद अगर ऊ आए, छोटा या बड़ा, अ और आ के बाद अगर छोटा या बड़ा ऊ आता है तो उन दोनों के स्थान पर